ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। वाह। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो सबसे हुआ है, या फिर बल्कि लाइन वाइज ही करते हैं। हु विल शेयर द स्क्रीन, राइट? नैमा नूर, कैन यू शेयर? मैम मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। मैम मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं चाह रही थी कि कोई दूसरा पार्टिसिपेंट करे जिन्होंने पहले नहीं की। सर हुसनैन, आपने किया? चले फिर सर हमजा आप ही करते हैं, ठीक है? जी ठीक है, सब उतनी देर वैसे भी लैपटॉप्स अपने ऑन रखें, बिकॉज आई विल कीप ऑन स्विचिंग टू मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। सो अगर पॉसिबल है तो आप सबको अपने लैपटॉप्स वैसे भी ऑन रखने चाहिए थे पहले से। वो, यस, जिनके ऑन नहीं है वो ज़रा ऑन करने, ताकि बाद में इशू ना हो। मैम शेयर होगी स्क्रीन विजिबल है? यस, यस। ओके मैम स्टार्ट करूँ अभी वेट करना है? नहीं नहीं, करें स्टार्ट। ये मैम को पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग के स्टेप है, हम अपने जिनको जो भी हम हमारे पास पहले हमने डाटा हमने अपना देख लिया था उस कॉल भी सारा। तो हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे ताकि हमें आसानी हो नेक्स्ट यूज़ करने में। तो सबसे पहले तो मैंने लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा ली, उसके बाद इधर हम ये मैंने अपना जो भी हमारे पास सी एस वी की फाइल थी वो हमने डाटा इंपोर्ट करवा के उसका हेड देख लिया। फिर हम देखें तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास सबसे जो पहला कॉलम है उसमें Q1 Q2 Q3 में ऐसे गिवन है क्वेश्चन। तो मैं समझ नहीं है कि ये जो हमारे पास Q1 कौन सा क्वेश्चन है, Q3 कौन सा है, Q4 कौन सा है। इसके लिए हमें अपने एक्सेल की फाइल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो दूसरा इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक वो ये है कि हमारे पास जो हमारे पास इंडेक्सिंग में जीरो में है ना, उसमें अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जब भी हम अपने डाटा पे कोई भी विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे या कोई भी हम इसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से कुछ आएगा कि वो हमारे पास हमेशा डाटा में शो होता रहेगा हमें। ये देखें इधर जो मैंने उस दिन किया था तो ये देखें, और उसके बाद हमने जो भी ये जगह परफॉर्म की हुई है तो हमारे पास ये इसमें लाजमी आ रहा है प्रोसेसिंग में। तो इसलिए हम पहले हमारे पास जो भी हमारा कॉलम है हम उसे रिमूव करेंगे जिसमें ये क्वेश्चंस गिवन हैं। और उस रो जो फर्स्ट रो है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रो है सेकंड, और हम इसे अपना हाईलाइट कर देंगे कि हमारे पास ये हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं इनकी हेडिंग ये हो जाएगी हमारे पास, और इंडेक्सिंग हमारे पास इधर से नीचे से इधर से हमारे पास इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए देखें तो मैंने सबसे पहले ये किया कि हमारे पास जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा था उसकी कॉपी बना ली है ताकि हमारे पास जो भी हम चेंजिंग करें नीचे कॉपी में चेंज हो, हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास जो टेबल है उसमें चेंजिंग कोई ना हो हमारे पास, जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल है। तो इसके लिए मैंने इसकी पहले एक कॉपी बना ली, उसका हेड कॉल कर लिया। उसके बाद देखें ये मैंने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया है। ये बेसिकली ये है हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास रो है इसको मैंने ड्रॉप किया है। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया कि हमारे पास जो मैंने ये डी एफ ये मैंने फंक्शन लगा के मैंने अपनी जो इंडेक्सिंग है वो इधर से शुरू कर दी है। जो इंडेक्सिंग वो फर्स्ट रो से शुरू हो रही है मेरी, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दी है। साथ ही जो इंडेक्सिंग ये देखें डी एफ डॉट ड्रॉप, इसका ये फंक्शन ये है कि हमारे पास जीरो मीन जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारे पास रो है वो इसे ड्रॉप कर देगा। और इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि हमारे पास जो चेंजिंग है ये ओरिजिनल टेबल में आएगी। और उसके बाद मैंने रीसेट कर दिया दोबारा इंडेक्सिंग। अब देखेंगे हमारे पास अगर हम इधर से जब हमने ड्रॉप कर दी जीरो इंडेक्स तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो हमारे पास नीचे वाला कॉलम है वो वन से शुरू हो रही थी। तो इसलिए मैंने इधर रीसेट कर दी हमारी इंडेक्सिंग ताकि हमारे पास दोबारा जो है इंडेक्सिंग वो जीरो से शुरू हो सके।
तो इधर कॉल तो करें तो ये देखें हमारे पास। हाँ जी जी, मैम। यहाँ तक स्ट्रेटजी सर की समझ आई है कि सर ने क्यों ये किया बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को। सर ने पहले आई लॉग का फंक्शन क्यों यूज़ किया, और ये इंडेक्स ज़ीरो पर। बाकियों को आइडिया है इस चीज़ का? या साथ नो साथ मैम। एक्सप्लेन भी करें? ओके, मैं बता ठीक दूँ। है। सही सही, तो सर ये आप एक्सप्लेन करें कि आपने आई लॉग को इंडेक्स ज़ीरो, ये चेंज कॉलम नेम्स टू फर्स्ट रो डाटा फ्रेम एट इंडेक्स ज़ीरो, ये आपने क्यों किया? मैम मैम ये देखिए हमारे पास जो इंडेक्सिंग थी ना इधर, अगर हम देखें तो हमारे डाटा सेट में वो सेकंड रो से शुरू हो रही थी। हम्म। तो मैंने आई लॉग का फंक्शन लगा के मैंने जो इंडेक्सिंग है वो इधर फर्स्ट कॉलम को इधर से शुरू करवा दिया। नहीं, मुझे भी ये लगता है कि ये एक अननेसेसरी, क्योंकि आपने ड्रॉप जो कर दिया उसको, ये मैम जीरो ड्रॉप वाली रो नीचे को। किया है ना, पहले हम उसे इंडेक्सिंग देंगे तो फिर ड्रॉप करेंगे ना। इस अच्छा, वो पहले इधर हमारे इंडेक्सिंग पास नहीं। मैम इधर इंडेक्सिंग नहीं है इसे फर्स्ट को, पर इंडेक्सिंग नीचे से शुरू हो रही है। तो हम इसे इंडेक्सिंग देंगे तो फिर ड्रॉप करेंगे। हाँ, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट गेट, एक मिनट। अगर आप ये पहले वाला डीएफ देखें, कॉपी वाला, हाँ जी, जी जी। ये प्री प्रोसेसिंग से पहले, तो यहाँ पे भी तो जीरो इंडेक्स पे रो है ना ये, ठीक है। मतलब, और ये तो हेडर ही है ना, इसके तो कोई इंडेक्स नहीं होगा बिकॉज ये कॉलम जी नेम्स है। ठीक है, तो आपने जब इसको आई लॉग इज इक्वल टू जीरो किया है, मतलब ये जो आई लॉग में ये जो किया है, ये इसकी मुझे भी समझ नहीं आई कि ये क्यों है। मैम आई आई लॉग जीरो हमारे पास ये डी एफ डॉट कॉलम का मेजर मतलब ये है कि हमारे पास जो हेडिंग है ना ये इसे शो करवा रहा है। और इंडेक्सिंग ये आई लॉग जीरो, इधर जो हमारे पास ये हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ना ये नीचे से शुरू हो रही है, ये हमारे पास हेडिंग पे ले जाएगा इंडेक्सिंग को, इधर से शुरू करवा देगा हेडिंग से। ओके, अगर हम इसके बगैर करें तो तब भी यही होगा? नो मैम, अगर हम क्योंकि हमने ड्रॉप करना है, हमारे पास जो हेडिंग है इसे ड्रॉप करना है हमने नीचे वाले, अगर हम इसके बगैर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ये जो फर्स्ट रो है ये वाली है, ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पे है तो फिर ये ड्रॉप हो जाएगी। तो इसे नहीं करना ड्रॉप? नो मैम, इसे नेक्स्ट हम इसके कॉलम्स के नेम चेंज करेंगे ना। तो हम अच्छा अच्छा। बेसिकली मकसद ये है कि हम ये इसलिए चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास जो हेडिंग है ना, हमें हेडिंग देख के समझ आ सके हमारा ये जो कॉलम है ये किसके बारे में है। ऐसे इधर Q1 Q2 Q3 हमें कोई इसकी यानी कि मालूमात नहीं है ये हमारे पास किस बारे में है, ये कौन से क्वेश्चन को Q3 शो कर रहा है, या हमारे पास Q4 किसको डिफाइन कर रहा है। तो इसके लिए हमें हमारे पास जहाँ दोबारा डाटा सेट में जाना पड़ता है, वहाँ पे हमने देखना पड़ता है कि Q3 पे कौन सा क्वेश्चन है, Q4 पे कौन सा है। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी स्लैग पे मैंने कल देखा है, वहां पे मेरे ख्याल में शायद आप ही ने किया हुआ वो, जहाँ पे क्वेश्चंस प्रॉपर मतलब क्वेश्चंस हैं एक साइड पे और साथ में आगे जितनी दफा वो चीज यूज हुई हुई है या डिफरेंट फॉर्म्स में, तो वो साथ में मेंशन है। जी वो भी एक अच्छा था, वो क्या आपने किया है सर? जी। जी वो हम नेक्स्ट यूज करेंगे इधर इसमें। तो अकॉर्डिंगली आप कह रहे हैं कि ये हमारे क्वेश्चन सेपरेट हो जाएं और फिर हमें पता चले, मतलब उन क्वेश्चंस को देखते हुए हम अपना डाटा को एनालाइज करें कि कौन सा कॉलम किससे रिलेटेड है। जी जी तो ये आप जो ड्यूरेशन इन सेकंड्स है, ये जो सबसे ऊपर जो 2 3 क्वेश्चन नंबर नंबरिंग दी हुई है, आप क्या जी कह रहे हैं कि आप इसको स्किप कर रहे हैं या जी। इन मैं एक ये जो सब क्वेश्चंस हैं? इसको कर एक रहा हूँ, मिनट। इसको कर हाँ, रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबरिंग दी हुई है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन दोनों को आप क्या मर्ज कर रहे हैं? जो मुझे वहां नहीं नहीं, उस समझ देखते हुए समझ आई थी। मैं इधर कर रहा हूँ। मैं जो हमारे पास जो ये फर्स्ट हेडिंग है मैं इसे इंडेक्स जीरो दे के पहले इसे इंडेक्सिंग जीरो दे रहा है इधर आई लॉग के फंक्शन से, फिर मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ इस फर्स्ट को। तो फिर तो वो ये नीचे देखे ना, वाले मैंने उसे ड्रॉप हम्म। कर दिया, हमारे पास अब ये हेडिंग बन गई है। और जो हमारे पास इंडेक्सिंग है वो नीचे से जीरो इधर से शुरू हो रही है। यानी जो आपका हेडर था ना, आपने
उसको सिलेक्ट कुछ भी करवाया एज एन, उसको भी इंडेक्स असाइन कर दिया। जी जी, ये आईलॉग का बेसिक फंक्शन ही ये है कि हमने पास जो हमारे पास जो कॉलम्स की हेडिंग है, ये देखें जो डीएफ डॉट कॉलम्स है ना, इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये कॉलम्स की हेडिंग को बता रहा है। उसको मैंने जीरो इंडेक्सिंग दे दी है। जी उम्र आप समझ आइए, क्योंकि आपने आगे उसको जो नेम्स हैं वो नीचे वाला कॉलम्स को वो आपने एज इट इज जी रखने हैं, ऊपर लेके आने हैं, जी और ऊपर वाले को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने उसको भी इंडेक्सिंग में ले हैं ताकि फिर जी आप जी उसको ड्रॉप करवा सकें, राइट। बिकॉज जी बेसिकली जो आई लॉग का फंक्शन है वो यही होता है कि आपने इंडेक्स बेस पे किसी को assign- मतलब कोई चीज़ एक्सेस करनी हो, ठीक है, तो आप आई लॉग का फंक्शन यूज़ करते हैं। कोई रो एक्सेस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, राइट। तो अगर आपने ज़ीरो लिखा है इंडेक्सिंग में, इंडेक्स नंबर ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें फर्स्ट वन जो रो है वो एज अ हेडर है, ठीक है हमारे, तो वो उसको काउंट करेगा इस केस में फिर। तो जो एग्जिस्टिंग कॉलम नेम्स हैं वो उसको इंडेक्स वैल्यू से असाइन कर देगा। मतलब फर्स्ट रो में वो कॉलम के नेम्स जो Q1 Q2 Q3 आ रहे थे उसकी जगह पे वो इंडेक्स के नंबर्स असाइन हो जाएंगे। अगर आप इसको फर्स्ट वाले जो ये डी एफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉग, ये जो फर्स्ट वाला कोड है ना, इसके बाद ये जो बाकी वाला कोड है ना, ये हटा के नए सेल पे ले जाएं, और ये जो फर्स्ट रो है ना, जो सॉरी फर्स्ट कोड है आपका, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, उसके बाद आप डी एफ को एक दफ़ा हेड करवा के देखेंगे क्या चेंज आया है। जी, इसको ले जाए दूसरे सेल में, एक न्यू कोड सेल बनाना है। हाँ जी, आप चले इसे run कर दें, ठीक है। तो इससे पहले वाली जरा रन करवाने रन दी। जी, ये आपने रन किया, मेरे जी ख्याल मैम, है कि ये अब रन की है। पिछले। उसने हमारे पास जो फर्स्ट जीरो इंडेक्सिंग की उसी इसने उसने उसे हमारे पास हेडिंग बना दी इधर। ओके, हाँ तो इसने यानी जो उनसे पहले वाले हेडर नेम्स थे ना उन सबको ही रिमूव कर दिया, ठीक है। जी और उसकी जगह पे उसने यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको ही फर्स्ट रो के तौर पे साइन कर दिया, ठीक है। मतलब वो जो हेडर नेम होगा बेसिकली वो चेंज हो गया यहाँ से। ओके, चले अब आगे देखें। उसके बाद मैंने मैम ये किया, मेरे पास जो हेडिंग थी मैंने इसके ना नाम चेंज कर दिए, क्योंकि हमारे पास अगर हमने इसे कॉल करना हो तो एक रो को, तो हमारे पास ये कंप्लीट हमारे पास नेम लिखना पड़ेगा तो हमारे पास कॉल होगी। तो इसके लिए मैंने इसके वो कॉलम मैंने शेयर भी की थी फाइल, कॉलम के नेम की वो मैंने चेंज किए थे। इधर मैंने ये कॉल भी करवाया है। ये नहीं मेरे पास फाइल थी, ये मेरे पास मैंने इसलिए एक्सेल में रखी ताकि पता चल जाए कि हम एक्सेल की फाइल भी ना इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मेरे एक्सटेंशन जो थी वो एक्सेल की मैंने लगाई हुई थी, मैंने वो फाइल इधर ही वैसे ही मैंने इंपोर्ट करवाई है। तो नीचे फिर उसके बाद हम कॉलम चेंज करेंगे। ये मैंने इधर फंक्शन पास करवा के डी एफ डॉट कॉलम्स का, ये हमारे पास ओरिजिनल कॉलम्स आ गया। उसके बाद मैंने जिसके साथ चेंज करवाना था डी एफ डॉट कॉलम्स, ये हमारे पास जो इन नई फाइल जो मैंने इंपोर्ट इधर ना रीड करवाई थी, तो उसमें हमने देखना है कि किसके साथ चेंज करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन का कोई कॉलम भी मौजूद है, हमारे पास कॉलम्स नेम का भी, तो मैंने कॉलम्स नेम के साथ उसे चेंज करवा दिया। ये देखिए हमारे पास अब जो भी है कॉलम्स की जो हेडिंग है वो शॉर्ट फॉर्म में आ गया, ताकि हमारे पास ये पता भी चल रहा है, जैसे ये हमारे पास जेंडर का, ये हमारे पास एज का है, ये हमारे पास करंट रेजिडेंशियल, ये हमारे जो नीचे कॉलम को हमें पता भी चल रहा है कि हमारा ये कॉलम किस बारे में है, और ये नेम भी शॉर्ट हो गए हैं। और ये सर आपने जो एक्सेल पे बनाया है ये आपने मैनुअल बनाया है? नो मैम, ये मैंने लिया है। ये कहाँ से लिया आपने? ये मैम मुझे मिल गया था उधर से अपना, मैं गिटहब से। ओके ओके, ठीक है।
मैं भी पूछने ही लगी थी कि वो भी पैटर्न बता दें कि वो किस तरह से किया है। एनीवेज वो क्या ये चीज? अच्छा, अच्छा ये वाला जो नहीं। क्वेश्चन आपने स्लैक पे शेयर किया हुआ था ना, ये एक्सेल की जो फाइल है, उसमें जी वो प्रॉपर्ली सारे, मैंने कल देख रही थी, सारे क्वेश्चंस अलग अलग मतलब हुए हुए हैं और उनका डाटा साथ में मेंशन वो दिया हुआ कि कितनी बार किस क्या क्या चीज यूज हुई हुई है ना। जी। सो दैट्स अ गुड अप्रोच बाय द वे कि आपने उसे कॉलम्स को नहीं चेंज कर दिया, तो अब आपको Q3 Q4 का ये देखना नहीं पड़ेगा कि एज का कॉलम देना है तो मैं Q3 देखूं या Q4 देखूं। आपने उसके एज का कॉलम है तो एज ही नेम शो हो रहा है, जेंडर का कॉलम है तो जेंडर ही नेम शो हो रहा है। दिस इज अ गुड अप्रोच। तो इससे एक हैंडी जरूर हो गया काम। सो दैट्स गुड कि आपने अपने एंड पे भी एक्सप्लोर किया। बट मैम ये तो ये ना, फिर या तो हमें भी पता चलना कि डाटा को किस तरह से इन्होंने जैसे अरेंज किया है, अरेंज कैसे होता है, ये चीज का भी पता चलना, ताकि हम फर्दर जब भी काम करें तो इस तरह से डाटा अरेंज हो जाए, फिर उसको यूज यूटिलाइज करें। मतलब ये जो रीनेम किया अभी। वो जो नहीं इन्होंने फाइल बनाई हुई एक्सेल की जो फाइल है, जो कह रहे मैंने गिटहब से ली है मैम, ये तो जी जी। ये मैनुअल डाटा, बनेंगी ना, ये तो हम खुद अपनी मर्जी से भी की इसमें चेंजिंग कर सकते हैं एक्सेल, ये खुद भी ये बना किसी सकते ने, हैं। हाँ तो जी, ये खुद ही। इतने बड़े डाटा को मैनुअली करना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके लिए पॉसिबली उन्होंने कोई कोड लगाया होगा। हो सकता है कि कोड भी लगाया हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी ने मैन्युअली करके किसी ने रख दी होगी, तो वहां से इन्होंने, क्योंकि ये पब्लिक ओपन सोर्स डाटा सेट है तो काफी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है ऑलरेडी। इसके कोड्स आपको मिल जाएंगे और एक से बढ़कर एक नोटबुक्स मिलेगी। तो इसी डाटा सेट पे जिसने किसी ने काम किया हुआ तो उसकी एज इट इज ने एक्सेल फाइल ली है, विच इज आल्सो गुड अप्रोच। लाइक कि आपने आपके ये लाइक 200+ वरना कॉलम्स है तो डेफिनेटली आप उसको खुद नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली जिसने किया है उसने भी कोई ना कोई कोड लगाया होगा इसके ऊपर भी सेपरेट। यस, वही ना, फिर कोड तो इतना प्रॉपरली अरेंज्ड और मतलब जो हर चीज कवर कर रही है, वेरी इट बिट डिफिकल्ट ना, तो मतलब उसको किस तरह से, हाँ मैनुअली तो मुझे तो नहीं लगता मैनुअली किया होगा, वही कोड शोड ही लगा होना सुना। अब वो क्या लगा वो यस। पता चल जाए ना, फिर है। तो मैम हमारे पास जो पहले ओरिजिनल फाइल तो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो उसने वैसे ही कॉपी उधर से उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर दी, उसके बाद उसने ये मैनुअली उसके नेम चेंज कर दिए। इतना इट विल टाइम तो नॉट नहीं बी लगेगा इसमें। दैट। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड वैसे अच्छी है तो इतना भी टाइम नहीं हम्म। लगेगा, बट इट फील्स लाइक हेक्टिक टास्क है, 200 कॉलम्स बस। तो हो सकता है कि और भी लगा हो ऑटोमेशन के लिए, पाइथन के लिए, पीपल डू दैट लॉट। तो हो सकता है किसी ने पहले से बना के रखा हो किसी एक डाटा सेट के लिए, तो वो सब पे ही यूज हो जाए। अ, इस तरह का डाटा सेट भी मिल सकता है, ठीक है, उससे रिकॉर्ड भी मिल सकता है, वी कैन सर्च फॉर दैट। लेकिन फॉर नाउ इट्स जस्ट फाइन कि हमें वो मिल गया तो हम उसे एज इट इज यूज कर रहे हैं। चले ठीक है, हाँ जी। ये मैम नेक्स्ट वही बात करते हैं। फंक्शन शेप उसका उसको डिस्क्राइब करना, ये तो मेरे पास मेरे ख्याल में सब कुछ आते होंगे ये तो। हाँ जी जी। ये इंफॉर्मेशन बस वो देखना, नल वैल्यू तो नहीं है, वो तो उसमें कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन का पार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने देखा नेम ऑफ रिस्पॉन्डेड बाय एज, जिनकी एज ग्रुप के हिसाब से मैंने इसकी ना बार चार्ट ड्रा किया। इसमें हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो जिनकी एज 18 से 21 साल के लोग कितने हैं जिन्होंने इस पे रिस्पॉन्ड किया है, 25 से 29 में। ये मैंने इधर कोड लिखा है। सबसे पहले मैंने तो एज का अपना जो कॉलम था उसे काउंट करवा लिया इधर। जो हमारे पास जितने भी आएंगे, काउंट वैल्यू काउंट का में बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं इन नंबर्स। क्योंकि ये हमारे पास जितना भी ये पूरा पूरा डाटा सेट है, ये हमारे पास इंटीजर्स में नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में डाटा ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू काउंट लाजमी लगाना पड़ेगा ताकि हमें वो वैल्यूज काउंट करके दे दे। उसके बाद मैम ये है, ये हमारे क्योंकि मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ अपना दूसरा मैट प्लॉट लिब, तो उसमें हम कलर्स नहीं चेंज कर सकते। कलर्स जो स्कीम है वो हमारे पास एक ही रहती है, हम सॉलिड्स कलर को एक ही दे सकते हैं। तो ये मैंने SNS जो हमारे पास सी बॉन्ड की लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने ये कलर एक इंपोर्ट करवाया है। तो उसे मैंने कलर दो तो HLS का नाम दे दिया। तो उसके बाद नीचे वही मैंने कलर एज पैलेट है ना? रिस्पोंडेंट और जी ये कलर पैलेट है एक्चुअली। एक तो ये है कि आप अगर, मेरा ख्याल है वैल्यू काउंट्स आपने किया ना, क्योंकि आप बाहर प्लॉट बना रहे हैं, जी जी ठीक है। सो इन अदर वे अराउंड ये भी हो सकता था कि आप खाली काउंट प्लॉट ही लिखते थे,
तो वो डायरेक्टली ही उसने उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेनी थी, क्योंकि जो कैटेगोरिकल डाटा है उसके लिए काउंट प्लॉट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वो मतलब वो है ही काउंट प्लॉट की कमांड है, तो उसमें आपको फिर वैल्यू काउंट्स भी नहीं करनी पड़नी थी। ठीक। और जो HLS है यानी कलर पैलेट्स, अगर आप सी बॉन्ड की देखेंगे ना, ठीक है, तो सी बॉन्ड की लाइब्रेरी में, हर लाइब्रेरी की कलर पैलेट्स की वाइड रेंज है। सही। तो आप वो वाइड रेंज अगर मतलब कोई भी एक्सप्लोर करें, पेंगुइन और बहुत सारी मतलब हैं, तो इसमें से सर ने HLS यूज़ किया है। तो HLS कलर स्कीम के अंदर इस तरह से ये सारे कलर्स हैं, उन्होंने स्पेसिफाई किए होते हैं कि ये कलर्स होंगे। ठीक है, ये कंट्रास्ट वाले, तो वो सारे उसी तरह पैटर्न पे आपको शो हो रहे हैं। तो आप अपनी मतलब एंड पे इसको एक्सप्लोर करेंगे और कौन सी कलर पैलेट्स हैं जो कि प्रोफेशनली यूज़ होती हैं। इसको अगर आप ग्रे कर दें, ब्लैक कर दें, वाइट कर दें, मतलब वो उस तरह के शेड्स में भी दिखाना शुरू कर देगा काफ़ी सारी। और ये मैंने ये 7 8 लिखा है, इसका मतलब है मुझे कितने नंबर्स ऑफ कलर चाहिए। मैं इसे कम भी कर सकता हूँ या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर मैं शुरू कर देता हूँ, तो अब मैं इसे रन करूँगा तो एक मिनट, कौन सा दे रहा है वोल्टेज। शायद मेरे पास कोई ना, पहले फाइल लेकर आनी है, 1 मिनट में मैं दोबारा इसे रन करवा लूँ। ओके। वो सो जो आपने कॉपी इस पेस्ट किया था उस वजह से तो नहीं एरर आ रहा कहीं पीछे? नहीं, वो उसका नहीं है यार, ये यार इधर ही कोई मेरे। मेरा ख्याल है आप DF ना दोबारा से उसको रन करवाएं, तो वो हो जाएगा। अभी इधर भी एरर दे रहा है। हाँ, वो इसको पूरा कम्प्लीटली रन करवाना पड़ेगा, बिकॉज उसने ना एक दफ़ा उसको जो बना दिया हुआ ना DF को, वो दोबारा उसी में चेंज कर रहा है। मैं शुरू से रन करना पड़ेगा फिर। यस, आपको नए से सारी रन करनी पड़ेगी फाइल। अब ये DF.head को नेक्स्ट लाइन पे ले जाना, ये सेल नंबर 48 में ही जो ये मैं वही कर। लास्ट लाइन है। यस। फिर इनवैलिड। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू के बाद भी आपने जो DF.head है इसको रिमूव कर देना। यस। यस, ये हो गया। तो मैं इधर कलर का कर रहा था बात। हमारे पास पहले ये नंबर ऑफ मैंने ऐड दिए थे, अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ कलर। तो 1 मिनट इधर। देखिए, हम इसने अब सिर्फ 2 ही कलर ले लिए इधर। मैं इसे अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकता हूँ, तो ये मैंने इसलिए इधर यूज किया था। तो उसके बाद नीचे वही काइंड ऑफ मैंने बार चार्ट यूज किया है। कलर जो मैंने इधर, अगर कलर, क्योंकि हमारे पास जो बार में है वो सिर्फ सॉलिड कलर, सिंगल कलर यूज करता है। जैसे मैं इधर ब्लैक दे दूं, ब्लू दे दूं, ग्रीन दे दूं, कोई भी दे दूं, तो वो भी ले लेगा।
तो मैंने ये पहले से इंपोर्ट करवाया, तो मैंने वही इधर दे दिया कलर। और हमारे पास विड्थ 0.9, इसका मतलब है हमारे पास जो इसके दरमियान जो विड्थ है ये कितनी आएगी, जो हमारे पास विड्थ मतलब हमारे पास जो एक बार है ना, तो इसकी ये विड्थ कितनी है। अगर मैं इससे विड्थ को चेंज करूं, तो अगर देखूं को 1 कर दूं, तो ये मेरे पास फुल हो जाएगी विड्थ। ये कॉलम बिल्कुल ना साथ साथ हो जाते हैं। तो इसे मैं अपनी मर्जी से एज अपनी विजुलाइज का मतलब ये होता है कि हम अपना किस तरह के कितना एफिशिएंटली ना अपना विजुलाइज करवा सकते हैं अपने ग्राफ्स को, तो अपने चार्ट को। तो वो अपनी मर्जी से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इधर मैं 0.8 भी कर दूं, तो ये देखें। तो उसके बाद नीचे मैंने लेबल्स दिए हुए हैं, ये तो सबको पता ही होंगे लेबल्स कैसे देते हैं। और मैंने ये इधर देखें, लेबल्स के अंदर भी मैंने कलर स्कीम यूज की हुई है। मैं अपनी मर्जी से जो हमारे पास लेबल्स जो मैंने दिए हुए हैं वो मैं उसके भी कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने वाई लेबल को मैंने कलर ब्लैक दिया है। अगर मैं लेबल का कलर चेंज करना चाहूँ, तो इधर मैं ब्लू कर दूँ। ये देखें हमारे पास जो वाई तरफ लेबल था आ रहा था हमारे पास, वो ब्लू हो गया। इस तरह मैंने ये ऊपर हेडिंग है ये हमारे पास, अगर हम ये कलर कोई भी ना दें इधर, तो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ही लेता है। तो अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से इधर चेंज कर सकते हैं जिस तरह हम चाहें। तो ये वाइट ये मैंने ये भी कोड यूज किया था। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यो जो आ रहे हैं ना, ये नंबर्स नीचे एज 18 से 21, 25 से 29, इनके कलर्स चेंज करने के लिए मैंने ये यूज किया था एक्सटिक्स। तो मैंने ये भी करवा के यस। ये देखें ये हाँ बिलो जी। इसने कर दी है। जी, क्योंकि एक्सटेक्स का मतलब यही है जो वैल्यू है, ईच वैल्यू, ठीक है, जो इस लाइन पे आ रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये ईच एक्स टिक है या वाई वाई टिक है। तो उसको भी आप इस तरह से, इसमें भी बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं, इसकी फॉन्ट साइज में, इसकी एंगल में और all, ठीक है, इस फंक्शन फॉन्ट में साइज बहुत सारे और ये मैंने नीचे आर्गुमेंट्स हैं। टाइटल में यूज किया हुआ है वैसे। तो आप यहाँ भी लेबल दें, कहीं भी इसे यूज करके कर सकते हैं। ओके, एंड मेक श्योर कि आप जो पैलेट यूज़ कर रहे हैं थ्रू द नोटबुक, वो वैसी ही या उससे मिलती जुलती ही हो, लाइक, और वो प्रोफेशनल भी पैलेट हो, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा अजीब से रंग बिरंगे कलर्स ना हो। तो ऐसे ना प्रोफेशनल लुकिंग पैलेट कोशिश करें कि हमेशा यूज़ करें, और उसको ये भी कोशिश करें कि वो आगे भी थ्रू आउट द नोटबुक वैसे ही दे। सो आई विल शो यू लेटर ऑन इन द कमिंग क्लासेस कि वो कैसे मतलब रखनी है, लेकिन वो मतलब एक अच्छी लुक आ जाती है ओवरऑल नोटबुक को देख के। लेकिन एनी हाउ, ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट बाय योर साइड। सो दैट्स गुड कि आपने काफ़ी पैरामीटर्स को एक्सप्लोर किया अपने एंड पे। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर नेक्स्ट है? अगर इसको एक्सप्लेन करना है यहाँ तक, किसी को कोई समझ नहीं आई तो आगे वो किसी का देख। कोई क्वेश्चन पूछ ले। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम स्टार्ट में ये जो डीएफ लगा हुआ था और ये कलर जो इन्होंने काउंट किया हुआ था ऊपर, एक काउंट वैल्यू काउंट का ऑप्शन, मैम उसकी नहीं मुझे समझ आई। ये वैल्यू काउंट किस लिए यूज करते हैं हम? और यहाँ पे जो डीएफ लगा के एज लिखा हुआ है, ये डीएफ भी समझ नहीं आई ये क्यों लगा हुआ है। बाकी ये चीजें समझ आ गई हैं। ओके, सो बेसिकली जो स्टेप वाइज है वो यही है कि हम पहले डाटा रीड करवा रहे हैं, ठीक है, और डाटा को यूजुअली जब भी हम रीड करवाते हैं ना, यानी हमारे पास डाटा सीएसवी फाइल में था, तो हम जब भी रीड करवाएंगे तो हम उसे डीएफ ये वेरिएबल दे देते हैं। यूजुअली डाटा फ्रेम पांडास के थ्रू जब भी हम रीड करवा रहे होते हैं तो डीएफ का वेरिएबल दे रहे होते हैं। यहाँ पे सर ने पहले डाटा का वेरिएबल दिया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है ये, मतलब मैं किसी भी नाम से स्टोर करवा सकती हूँ। और सर ने जब अपनी प्रोसेसिंग की उस डाटा में, तो सर ने उसको डीएफ का नाम दे दिया। इस पे कोई और मैम नाम भी हो सकता है। अच्छा मैम, ये कौन सी लाइब्रेरीज इसके लिए हमने इंपोर्ट की हैं? इसके लिए डाटा को रीड करने के लिए हमने पांडास को इंपोर्ट हम्म। किया, और ओके। विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे सर ने यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी, सर ने सीबोन का यूज़ किया, राइट। सीबा। ये एस एन एस, हम उनको उनके एब्रीविएशन से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो यस मैम। सीबोर्न को मैंने एसएनएस से इंपोर्ट करवाया है, और फिर मैंने यस मैम। उसको यहाँ पे कॉल करवाया एसएनएस को कि वो ये कलर पैलेट और इस तरह से प्लॉट कर दे लेटर ऑन, ठीक है। यस मैम। यस मैम, ये बता दें ये जो वैल्यू काउंट्स हैं, यहाँ पे सर बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि ये ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा है। वो मुझे कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल की समझ आ गई थी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की समझ नहीं आई कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से कंसिडर किया है उसे, और वैल्यू काउंट्स क्या है ये।
हाँ, अब जैसे यहाँ पे एज का कॉलम है, तो एज के कॉलम में कैटेगरीज हैं, ठीक है, रेंज दी हुई है इन्होंने। अगर सर स्क्रॉल डाउन करें तो ये इसमें भी ग्राफ में भी नज़र आ रहा है, और ग्राफ में ही अगर स्क्रॉल डाउन करें एज ग्रुप्स को, जैसे यहाँ पे भी चले, ये सर ने हेड कर वाली साइड पे दिखाया कि डाटा फ्रेम जो हमारा था इसमें 30 से 34, 15 से 21, और इस तरह से ये कुछ एज रेंजेस हैं, ठीक है ना। तो ये ईच एंड एवरी ये वैल्यू कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन सारी कैटेगरीज का जब प्लॉट करना है तो वो क्या करेगा कि हर रेंज की फ्रीक्वेंसी, मतलब काउंट, अगर हम इसे कहें कि काउंट वैल्यूज, राइट, तो क्या करेगा, उन सब की वैल्यू को काउंट करेगा कि 30 से 34 वाली अगर ये कैटेगरी है तो वो कितनी दफ़ा आ रही है, हर एक की वो काउंट वैल्यू करवा के, और फिर उसके बाद वो प्लॉट करवाएगा, और फिर ये जितनी लेंथ आ रही है वो हर एक की वो फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि इतने, ये वाला जो एज ग्रुप है ये इतने रिस्पोंडेंट्स में था, यानी फर्स्ट वाला ग्रुप है 18 से 21। अगर सर थोड़ा सा ग्राफ नीचे दिखाएं जरा ग्राफ को, हाँ जी, तो ये 18 से, यस मैम। तो यस मैम, इसमें अब आप ये कहना चाह रही हैं ना? मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मैम। ये इस अकाउंट का मतलब ये है कि ये इसमें जो ये वैल्यू, जो बार की जो मैं वैल्यू नजर आ रही है, कि इसमें जो नंबर ऑफ काउंट था, लाइक वो अबव 4000 लोग थे इस एज के दरमियान में, वो काउंट करके इसने दिया है, वैल्यू काउंट ने। यस, यस, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी मैं मेंशन कर रही थी कि जो सर ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, सर ने बार प्लॉट बनवाया है और इसलिए उसे वैल्यू काउंट दी है। हम इसमें डायरेक्टली जो है ना बार प्लॉट, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, कैटेगोरिकल डाटा में हम डायरेक्टली काउंट प्लॉट भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो यानी मैं अगर, सेकेंड, अब थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। मैं अगर एक कोड शेयर करती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, यानी ये आपने एज का कॉलम दिया हुआ है, तो ये ट्राई करें 1 सेकेंड, इसमें क्वेश्चन 3 को भी रिमूव करना चाहिए। क्वेश्चन 3 की जगह पे यहाँ पे आएगा एज। अगर हम ये वाला कॉपी पेस्ट करें और इसमें रोड को भी ख़त्म कर दीजिएगा। हाँ सर, आपकी शोर है। वेट अ मिनट, मैं इसको शेयर करती हूँ दोबारा से। जी, मैंने ये चैट में एक कोड भेजा है, तो इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करें और रन करें इसी के ऊपर। मतलब यहाँ पे एक ऊपर ही इसके एक कोड का एक सेल बना लेनी हूँ, और ये वाला कॉपी पेस्ट करना ज़रा। सो इसमें भी देखें तो उसने क्या किया कि डायरेक्टली, मतलब जो मैंने उसे कॉलम दिया था, ठीक है, उसने डायरेक्टली उसी को ही प्लॉट किया है, और उसने खुद ही काउंट वैल्यूज दे दी हैं एज इट इज, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली गिव अ वैल्यू काउंट फर्स्ट। सो एक काम को करने की लाइक मल्टीपल वेज हो सकते हैं, हो सकता है आपके माइंड में कोई और अप्रोच है, सो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अगेन आप देखेंगे वो चीज़ वही आई है, काउंट प्लॉट से उसने आपको वैल्यू काउंट नहीं करनी पड़ी। अगेन आप देखें तो 18 से 21 की वही 4000 से अब वैसे ही जा रही है वैल्यूज। मैम यहाँ पे ये जो 68 वाली लाइन है मैम, इसमें ये इन्होंने आप ये डॉट वैल्यू काउंट्स वाला ये जो है, ये वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे।
हाँ, ये भी आर्गुमेंट है, इसमें दिया हुआ है, राइट। लेकिन हम इसमें बेसिकली मतलब काउंट प्लॉट के अंदर ही वो काउंट हो रहा है डायरेक्टली, मतलब क्योंकि उसमें एक आर्गुमेंट उसका अपना है, मतलब आपको सेपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो यस, इसमें भी डेफिनेटली उसने लेनी तो वैल्यू कौन सी है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि यू डोंट हैव टू डू इट सेपरेटली। काउंट प्लॉट के अंदर वो अपना आर्गुमेंट और लेते हैं यस ऑटोमेटिकली। मैम। तो इसलिए वो उसमें ही एडजस्ट हो जाएगा, वन लाइनर हो जाएगा कोड। थैंक यू मैम। वेलकम। सॉरी, वो मेरा माइक ही होता, मैं बोल रहा था उस वक्त से। मैम बेसिकली इसकी अप्रोच मेरी तो यही थी कि मैं ना एज अ डिजिट, मैं वैसे भी दे सकूँ हमारे पास जो वैल्यूज है ना, ये जैसे इन्होंने इधर दी हुई है, हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाए, हमारे पास हमें पता चल सके, तो इसलिए मैंने वो अलग से यूज़ किया। ठीक है, ठीक है, यानी आप प्रिंट भी एग्जैक्ट करवाना वैल्यूज चाह क्या रहे है थे। ये। सही सही। हाँ ठीक है, दैट्स आल्सो गुड अप्रोच, लाइक वही चीज़ है ये, क्योंकि मैंने ये ऐसे किया था तो मैंने ये वही कोड अपना ही शेयर किया। तो लेकिन ये है कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं। सर वाली भी ठीक है, इट्स नॉट बैड इधर। चीज़ वही है, जस्ट एक एंगल डिफरेंट है करने का। सो दैट्स आल्सो फाइन। बाद मैंने ये नीचे जेंडर रेशियो का किया, ये थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि इसमें मैंने एक लूप भी यूज़ किया है, मैं रेशियो को बताने के लिए पाई प्लॉट में मैंने ये किया है। तो बेसिकली ये था कि हमारे पास वही मैंने सेम वैल्यूज काउंट कर ली हैं जैसे मैंने पहले की थी एज की ना। तो हमारे पास डिफरेंट जेंडर्स के लोग थे, मैन थे, वुमेन थे, और प्रेफर नॉट टू से थे, ये तमाम मैंने इसमें पहले वैल्यू काउंट के साथ इसकी वैल्यूज काउंट कर ली उनके। अब मैं नेक्स्ट मैंने अपना एक जेंडर नाम से ना मैंने एक नई लिस्ट बनाई है, हम इसे एरे भी कह सकते हैं, लिस्ट भी। दिस इज बेसिकली एरे, क्योंकि एरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप और दूसरे तमाम रैंडम होते हैं, लिस्ट में हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं। तो जेंडर में मैंने ये सेम वही मैंने नाम रखे हैं इनके, उतनी सेम वैल्यूज दी हैं जितनी हमारे पास इधर उन्होंने कॉलम में गिवन थी ये ऊपर। तो सेम मैंने वही नाम के साथ मैंने एक इधर एरे पास करवा दिया है। उसमें मैंने एक साइज लिस्ट के नाम से ना एक ये जो एक खाली लिस्ट इधर पास करवाई है मैंने साइज के नाम से। तो उसके बाद मैंने एक लूप यूज किया फॉर आई इन जेंडर डॉट वैल्यूज, जेंडर को हमारे पास जो भी उसने वैल्यूज को काउंट किया था वो हमारे पास इधर लूप में 1.1 बाय 1 करके ना इधर पास करवाएगा एक एक करके। तो उसके बाद मैंने रेशियो का मतलब ये रेशियो मैंने ये नीचे परसेंटेज के लिए मैंने वही सेम फार्मूला आई इधर हमारे पास जो ये अगर देखें तो आई वही सेम हमारे पास है जो वैल्यूज हमारे पास जो ये गिवन है ना ये वाली। तो आई 1 बाय 1 इसे इन्हें पास करवाएगा, लूप का बेसिकली मकसद यही है कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 1 बाय 1 करके ना पास करवाएगा। उसके बाद जेंडर्स डॉट रिस्पॉन्ड डॉट वैल्यूज डॉट सम, इसका मतलब जो हमारे पास जितनी भी ये हमारे पास वैल्यूज ऊपर गिवन है ये वाली वैल्यूज, इनका टोटल सम लेगा, क्योंकि हम रेशियो ऐसे निकालते हैं हमारे पास जो ऑब्टेन वैल्यू होती है जैसे मैन की थी पहले, उसके बाद टोटल वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास इधर परसेंटेज आ गई। ओके। मैंने ये कभी okay। ठीक है, ठीक है, दैट्स अ गुड अप्रोच। और उसके बाद नीचे वो पाई प्लॉट मैंने यूज किया है इसको देने के लिए। पाई प्लॉट में ये हमारे पास मैंने अपने उस दिन भी जाना था एक्सप्लॉइट क्यों यूज करते हैं। एक्सप्लोर ये सब उससे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल, ये हमारे पास क्या होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब है हमने अपने प्लॉट को किस तरह जो हम नीचे प्लॉट करवाया है इसे हम किस एंगल में रखना चाह रहे हैं। अगर हम मैं देखूं अगर हम मैं इसे चेंज करूं 90 पे करूं तो ये देखें ये एंगल चेंज हो गया इसका। तो इसका बेसिकली मकसद तो यही है कि हम अपने जो एंगल्स हैं इसको चेंज कर सकें अपने स्टार्ट हिसाब से, एंगल। जिस तरह चाहें हम उसे सेट कर सकें जिस तरह हमें हमारा प्लॉट बेहतर लगे। उसके बाद एक्सप्लॉइट, ये इधर एक्सप्लॉइट का कॉलम यूज किया है। ये हमारे पास जो है हमारे पास जो ये इसमें हमारे पास वैल्यूज है इसको चेंज कर देता है, जैसे ये हमारे पास थोड़ी सी उभड़ी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे अगर मैं चेंज करूं आपको एक मिनट वाज़ेह हो जाएगा इधर से। 0.2 0.2 ये देखें, इसका बेसिकली एक्सप्लॉइट का मतलब यही है हमारे पास जो वे इसमें जितनी भी हमारे पास प्लॉट में यूज हुई है वैल्यूज वो हमारे पास अलग अलग शो हो जाए।
हाँ मतलब कि ओरिजिन से सेंटर पॉइंट से कितनी को दूर है, तो अगर फर्ज करें कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ, फर्ज करें वुमेन का ही, तो मैं बाकियों को एक्सप्लोर नहीं करूंगी। सिर्फ वो जो वुमेन वाली सेकंड वैल्यू है, मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी और बाकी सबको मैं जीरो रहने दूंगी। तो वो बाकी जो है वो रीजन के साथ ही चिपकी रहेंगी। लेकिन जैसे ये ब्लू वाली साड़ी अटैच है, ठीक है, मैन की, लेकिन ये है कि जो जो और वुमेन है सिर्फ वो बाहर आई होगी थोड़ी सी, तो वो एक पोर्शन हाईलाइट हो जाता है एक्सप्लोर के फंक्शन से। उसके बाद ये नीचे मैंने लेबल्स दिए हैं। लेबल्स में लेबल हम दे लेबल इधर दिए हुए हैं ना, लेबल को मैंने यूज किया नीचे। लेबल्स इससे पहले हम नीचे ये लेजेंड्स वाला देख लेते हैं, ये क्या चीज ये है। लेजेंड हम बेसिकली यूज करते हैं, हमने जो भी हमारे पास ये गिवन हमने ग्राफ है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ना, हमारा जो पाई प्लॉट है ये, इसमें हम इसको हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं हम अपने लेजेंड में। जैसे हमने ये कलर स्कीम है ये किस तरह से है, जिनके मैन के लिए हमने ब्लू यूज किया है, वुमेन के लिए ऑरेंज, तो उसके लिए हम लेजेंड को अलग से इधर साथ ही डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें मैंने इसका टाइटल वही जेंडर रेशो का रखा है। आई लॉक सेंटर राइट, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये लेजेंड है, हमारे पास जो ये वाला, तो इसकी हम ना पोजीशन सेट कर रहे हैं। सेंटर राइट हम जो चाहें अपने हिसाब से वो रख सकते हैं, राइट पे, जहाँ पे लेफ्ट पे, डाउन, टॉप, जिस तरह चाहे हम रख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास बॉक्स डॉट एक, ये मैंने यूज किया। ये हम इसे रेज कैसे करते हैं मेरे ना, किसे? ये ये मैंने जो लाइन है ये रेज कैसे करते हैं, मैंने कभी ये यूज नहीं की। ओके ओके, हाँ ये जो साइज मैं कर देती हूँ, नहीं मुझसे, ओके हाँ जी हो थैंक गई यू। है। ये नीचे डिलीट की ऑप्शन होती है, उस पर क्लियर ऑल ड्राइंग्स या क्लियर माई ड्राइंग्स। ओके। ओके, तो अब ये इधर ये देखें लेबल्स आ गया है। लेबल्स, मैंने इसे लेबल्स देने हैं। लेबल्स के लिए मैंने ये इधर पूरा एक ना अलहदा से, लेबल्स को इधर ही मैं दे सकता हूँ नाम, लेकिन मैंने इधर से अलहदा से ना एक पूरा फंक्शन के थ्रू मैंने इसे डिफाइन किया है। मैंने ये किस तरह से ना लेबल्स दिए हैं इधर। क्लियर ऑल, तो ये एफ, ये मैंने इधर फंक्शन में इधर डिफाइन किए हैं। ये इधर ये एफ, इसके अंदर एल पास करवाया, उसके बाद एस, ये रेशो दी हुई है हमारे परसेंटेज की ना, हम रेशो, ये 0.1 एफ का मतलब क्या है, हमारे परसेंटेज के बाद कितने डेसिमल पॉइंट तक ना हमें वैल्यूज दे, तो ये वो है। और उसके बाद ये नीचे फॉर एल का है, फॉर ये एल और एस, ये इधर देखें, ये मैंने इधर एल यूज किया और एस, ये आपको नहीं अब पता कि मैंने ये क्यों यूज किया है। ये देखें इधर मैंने डिफाइन कर दिए। जो मैंने एल है वो जेंडर के लिए यूज किया है, ये जेंडर्स के लिए एल को यूज किया था, और साइजेस के लिए एस को यूज किया था। और साइजेस ये हमारे पास जो रेशो मैंने निकाली है, इसको मैं ये ऊपर देखें तो मैंने ये देखें, अगर तो नीचे ये देखें, इधर मैंने जेंडर और साइज का ना, ये पहले मैंने जेंडर पास करवाया था उसको भी यूज किया था, और साइजेस को वही मैंने सेम इधर यूज किए हैं। और उसके बाद नीचे ये वही टाइटल और उसे शो करवा दिया, टाइटल नेम वगैरह देके। अब इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ ले, मैं बता देता हूँ, किसी पॉइंट पे नहीं समझ लग रही हो तो। ओके, सो बेसिकली ये जो सर ने लेबल्स का, ये लेजेंड लेजेंड बॉक्स यूजली हम यूज़ करते हैं डेफिनेटली। पाई चार्ट वगैरह जितने भी हैं उसमें लेजेंड बॉक्स इज स्टैंडर्ड कंपोनेंट के यूज़ हो गई है, जो सर ने जैसे यहाँ पे शो करवाया कि उसमें जो भी एक्सिस हैं, ये हर कलर को किस चीज़ कैटेगरी को शो कर रहा है, मैन को, वुमेन को, और आगे उनकी वैल्यूज। सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच कि आप ये सब लेजेंड्स साथ जरूर डालें, और इसकी लोकेशन यूजली सेट होती है कि फर्ज करें अगर आप बिल्कुल ही इस साइड पे आया हो, अगर हमने बार चार्ट वगैरह ड्रॉ किया है, तो हमें बाज़ खाते इसकी लोकेशन को ज़रा ऊपर नीचे करके और कोऑर्डिनेट्स दे के, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस के इधर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो, ठीक है, तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो लेजेंड बॉक्स की लोकेशन है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारे पास ग्राफ की वैल्यू अगर
किस तरह से अप्रोच आ रही है, ठीक है। तो जिधर जगह मिले वहाँ पे उस तरह से एप्ली हम लोगों ने अरेंज करवाना होता है। ओके जी, क्वेश्चन है कोई? यस मैम। मैम ये जो यहाँ पे बी बॉक्स टू एंकर में ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैम ये समझ नहीं ये कोऑर्डिनेट्स किस हवाले से, मतलब आप ये कहना कह रही हैं कि ये जो पाई चार्ट्स हैं, ये जो छोटे पाइज हैं, इनकी इनकी लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स का, ये मतलब है? नहीं, हम इसमें ये जो लेजेंड बॉक्स है ना, ये हम इसके लिए दे रहे हैं। देखो मतलब कि मैं इसको यहाँ से हटा के ऊपर या नीचे, या फिर हो सकता है मैं इसे लेफ्ट साइड पे भी ले जाऊँ, ठीक है, ऊपर या नीचे ओके। या सेंटर में। तो मैं इसको बेस्ड ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे भी फिलहाल के लिए मुझे पता चल रहा है कि सारा ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इसे राइट साइड पे अरेंज करवा सकती हूँ। यूजली ये टॉप कॉर्नर पे भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको ऊपर लेके जाना मतलब वो विजुअली अपीलिंग है यानी उससे इजी है, या फिर सेंटर में करना। और इसके अलावा ये कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास है ही बार ग्राफ ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया हुआ है जिसमें सारी वैल्यूज़ यूँ आ रही हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे राइट पे कहाँ पे करूँगी, ठीक है। फिर उसके लिए मुझे हो सकता है कि मैं ऊपर कहीं टॉप पे एडजस्ट करूँ, तो उसके लिए मुझे फिर मतलब ये सारी जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो सारे देखने पड़ते हैं। लेकिन हम्म। इस काइंड ऑफ अ थिंग के जनरली लाइक जब शुरू में बिगनर के तौर पे मैं इसलिए इस इन वाले में नहीं गई थी, बिकॉज ये आप जब लेटर ऑन कस्टमाइजेशन करते हैं यू कैन गूगल इट, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ वेज निकल आएंगे कि जिससे आप मजीद इसकी बेहतर कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। मैम दूसरा ये लेबल्स वाला जो है ना यहाँ पे, जो सर ने बताया कि ऊपर उन्होंने लेबल्स का फंक्शन ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे एफ और ये 1 लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने बताया कि ये जो लेबल है 0.1%, ये मैम ये चीज समझ नहीं आई मुझे, ये वाली जो उन्होंने लाइन लिखी हुई है लेबल्स वाली। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने लेबल्स का ये बताया कि हम वो वैल्यूज़ जो हैं वो कितने पॉइंट तक रिप्रेजेंट करवानी है, बिकॉज कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं तो वो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यानी अ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू है, यानी जो एक एक उन्होंने जो साइज है एस से रिप्रेजेंट करवाया है, ठीक है। उसके लिए वैल्यूज ये आ रही है ना 7.61, तो वो पॉइंट के बाद एक एक डेसिमल डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ये सर ने यस। बेसिकली शो करवाया, और उन्होंने ये कहा है कि लेजेंड बॉक्स के अंदर दोनों वैल्यूज शो हो, एक जेंडर भी शो हो और उसके साथ साथ वैल्यूज, वरना यूजुअली क्या होता है कि वो सिर्फ ना, यानी लेजेंड बॉक्स किस लिए यूजुअली यूज हो रहा होता है कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू, और हर कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूजुअली वो उन्होंने बस बॉक्स के अंदर ना ये वाला पॉइंट दिया होता है, ये कलर्स, और साथ उसकी कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कैटेगरी है। सर ने साथ उनकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पे ही लेजेंड बॉक्स के अंदर करवाने के लिए बेसिकली ये वाली कमांड यूज़ की है कि वो लेबल से आता है और यस किस मैम। पॉइंट तक है, ठीक है। ये मैम वाले मुझे तो लेबल्स मैम ये F11 किस पर्पस के लिए लिखा हुआ? मुझे ये समझ आ गया कि 0.1 का मतलब ये है कि आपका वो डेसिमल के बाद वन वन वैल्यू जो है वो मूव करेगा, लेकिन ये F जो 1 साथ लिखा हुआ है ये नहीं समझ आया। मैम ये ना ये आई वन थिंक नहीं है, ये एल है, हमारे पास एल है। एल है, एल। एल है ये, ओके राइट। सॉरी। ये यस। मैंने ये देख नीचे फार, ये मैंने इधर शो भी करवाया, फार एल एस इन जिप में मैं एल जेंडर के लिए यूज कर रहा हूँ, और जो एस है वो साइज के लिए। ये हमारे पास ऊपर से ये इधर से वैल्यूज ये है ना लिस्ट में से और एरे में से हमारे पास वैल्यूज 1 बाय 1 लेगा और इधर वो शो करवा देगा। उसके गॉट लिए इट ये सर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल अभी क्लियर हो गया। थैंक यू मैम, ओके थैंक यू सर। का वेलकम। और इसके अलावा ये कि आप इसे एनोटेट यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ग्राफ के ऊपर भी एनोटेट हो जाए जी मैम कि करवा सकते हैं। यस। तो वो मतलब अगेन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसको यूज़ कर रहे हैं। तो ग्राफ के ऊपर भी यूजली एनोटेट हो सकता है, मगर क्योंकि कुछ स्लाइसेस बिल्कुल छोटे हैं तो उनके ऊपर एनोटेशन नहीं आएगी। फिर हो सकता है कि आप ये साइड पे भी एनोटेट करवा दें, मतलब ग्राफ से बाहर एनोटेट हो जाए, तो वो भी हो जाता है कि हर की वैल्यू बाहर बाहर वो शो करे। इवन एरोज भी लगवा लगवा देते हैं लोग, ठीक है। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू डू द सेम थिंग। It depends upon your expertise and the time you spend to explore it. ओके ओके, सो इसी तरह से चलें नेक्स्ट फिर चले अभी मैम, फिलहाल सभी करना यस एक्सप्लेन। यस। चलें इसको, अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, अगर है तो अभी कंफर्म
कर लें। कोई कंफ्यूजन है अगर? आई थिंक मैम नहीं है किसी का भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोड आप ऐसा कीजिएगा कि इसको स्लैक चैनल पे लिंक शेयर कर दीजिएगा, बेशक कोलैब कोलैब पे अपलोड करके हैं वैसे भी, ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ओके, वो इसको अपने एंड पे भी एक्सप्लोर कर दें। या बेशक आप अपनी गिटहब पे अपलोड करके चलो ठीक है मैम, गिटहब मैं का कर लिंक दूँ। शेयर कर दें। यस, इट्स गुड। ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ ये मैम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने दिया था वो इधर नीचे आ रहा है अब। हमने जब अपने कंट्रीज कंट्रीज के बिना पर ना इसे अब हमने ड्रॉ करना है कि हमारे पास कितने जन के कंट्री में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे में। तो ये सेम है, वो मैंने अलग अलग भी किया है, वही सेम वैल्यूज लगा काउंट की वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं। ये मेरे पास इसका मतलब मकसद मेरे पास बेसिकली ये है, इधर मैंने ना अपने इसे एक अलग डाटा फ्रेम बना दिया इसका। जो हमारे पास अगर हम रैंडमली करें वैल्यूज काउंट, ये हमारे पास इसी तरह शो हो जाएंगी जैसे ये इधर शो हुई है। अगर हम सिंपल वैल्यू काउंट का फंक्शन लगा दें, तो इधर मैंने अप्रोच ये थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ की है ताकि हम इ- पता चल सके कि हम नया डाटा फ्रेम भी ना हम अपने वैल्यूज से इस इधर से बना सकते हैं। तो मैंने इधर नया वही डाटा फ्रेम बनाया कंट्री रिस्पॉन्ड के नाम से, एडिट और डाटा फ्रेम हम यूज़ करते हैं डाटा फ्रेम बनाने के लिए। किस चीज़ का बना रहे हैं वो इधर वही डीएफ हमने वो अपना पहले अपन ले लिया, अपना डाटा फ्रेम ले लिया है, डाटा सेट। उसके अंदर हमने कॉलम ये कॉलम नेम यूज़ किया है। कॉलम नेम जो था करंट रेजिडेंशियल कंट्रीज, वो वैल्यूज काउंट के साथ। वैल्यूज काउंट में हमारे पास वो हमारे पास रैंडमली एक तरफ हमारे पास कंट्रीज दे देता है, एक तरफ हमारे पास उसने काउंट करके ना वो वैल्यूज दे देनी थी। लेकिन मैंने इधर डाटा फ्रेम में यूज़ की है। और इसे रीसेट इंडेक्स, और इसके में हमारे पास इंडेक्सिंग वगैरह जो तमाम वो मैंने रीसेट की है। और नीचे ये मैंने उसे नाम दे दिया है। हमारे पास ना जो कॉलम्स का नाम है हेडिंग कंट्री और काउंट के नाम से। एक थोड़ी सी डिफरेंट थिंग्स है, ये मैंने हमने पहले नहीं की थी। तो ये अब इधर हो गया, अगर इधर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर ये रीसेट इंडेक्स का फंक्शन किस लिए यूज हुआ हुआ है? ये रीसेट हम बेसिकली हम इंडेक्सिंग रीसेट कर दिया। हमारे पास जो हम इधर देखें ना, हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास जो इंडेक्सिंग थी वो रैंडमली है। हमारे पास इंडिया हो सकता है हमारे पास तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा हो, और जो ब्राजील है वो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो हमने बेसिकली मकसद ये है रीसेट इंडेक्स करने का। हमारे पास ये टोटली इंडेक्स को रीसेट कर देगा अकॉर्डिंग टू हमारी काउंट वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इंडेक्सिंग रीसेट ना हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जो सबसे कम जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो पहले आ जाएं। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास असेंडिंगली ऑर्डर होता है। तो वही इंडेक्सिंग गॉट इट सर, बेसिकली थैंक यू मकसद सर, वही है। समझ आ गया है। ओके। एक्चुअली बात का थी ओरिजिनल डाटा फ्रेम का ना, जब आप रोज में इसको वैल्यू काउंट्स कर रहे हैं तो ओरिजिनल डाटा फ्रेम का इंडेक्स यूज कर रहा होता है। तो हो तो तब भी जाएगा, लेकिन वो मल्टीपल लेवल की इंडेक्सिंग आ जाएगी बीच में, तो उस जी चीज़ को वो कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए, सो जब भी आप इस तरह से ग्रुप बाय करें या फिर आप जब भी इस तरह से वैल्यू काउंट्स वगैरह करते हैं, या ये जैसे सेपरेट डाटा फ्रेम बना लिया इसमें, तो फिर आप उसमें उस सेपरेट डाटा फ्रेम के अंदर फिर रीसेट इंडेक्स कर देते हैं, ताकि वो मल्टीपल लेवल की जो इंडेक्सिंग है वो सारी मतलब ओरिजिनल डाटा फ्रेम की वो खत्म हो, और नए सिरे से एक हमारे पास एक सिंपली एक न्यू इंडेक्स आ गया। जैसे अब यहाँ पे साइड पे 0 1 2 3, उसने उस हिसाब से जो डाटा फ्रेम के अंदर जैसे वैल्यूज आ रही थी वैसे ही उनको रो में असाइन कर दिया है इंडेक्सिंग वाइज, सो इट बिकम्स सिंपलर फॉर यू टू हैंडल थिंग्स। उसके बाद नीचे हमने टॉप 5 का निकालना है इधर। तो मैंने ये टॉप हमारे पास 5 कंट्री इधर आ दी। अभी वही मैंने सेम वही हमारे पास जो इधर मैंने किया था अपना ये कंट्री काउंट के नाम से था ना मेरा जो ये डाटा फ्रेम है। तो उसकी वही मैंने टॉप 5 रोज निकाल ली इधर से, वो स्लाइसिंग के जरिए। और उसके बाद ठीक है, नीचे नंबर इसका, ऑफ। यस, इसका एक और तरीका भी हो सकता था। जी वो मैम। क्या हो सकता है? राइट, कौन बताएगा? अगर मुझे 5 डिस्प्ले करवाने हैं तो मैं एक और तरीके से करवा सकती हूँ, वो क्या है? मैम वो डेटा हेड के जरिए डेटा डॉट हेड और आप ब्रेसेस में आप 5 लिख दें ऐसे। हाँ जी, वो भी
यस, बाय डिफ़ॉल्ट भी हेड जो है वो 5 ही डिस्प्ले करवाता है, तो अगर आप 5 नहीं भी लिखेंगे तो वो 5 ही डिस्प्ले करवाएगा। तो क्योंकि आपने ये भी डाटा फ्रेम में बनवाया हुआ ना अपना, तो इसको कंट्री काउंट डॉट हेड और पैरेंथेसिस कर दें, तो वो भी यही रिटर्न करेगा। यस मैम। जी, बाकी सबको क्लियर है ना यहाँ तक, जो भी सर ने बताया अभी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये हमने कुछ जो डेटा है उसको हम जैसे पाई चार्ट बार चार्ट की फॉर्म में किया है, इसको भी हम ऐसे टेबल की फॉर्म में कर रहे हैं, तो मतलब ये इसको भी हम करवा सकते हैं बार, ये मतलब ये नेसेसरी है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है हमारे डेटा की कि हमने इसको इस टेबल फॉर्म में करना है और इसको हमने ऐसे बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है मैम ये चीज बता दें, ये क्लियर कर दें। हाँ, दैट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। इसका भी बार ग्राफ एक बना लें तो वो भी दैट विल आल्सो बी गुड, कि आपको लोकेशन वाइज। और इनफैक्ट मैं अगर आपको स्क्रीन अपनी शेयर करवाऊँ तो लेट मी शो यू समथिंग। मैं अभी उस पर आना नहीं चाह रही थी, लेकिन चले ये कोड विजुअलाइजेशन की, क्योंकि तरीका आप किस तरह से भी ले सकते हैं, तो वी हैव सम टाइम। इसमें मैं चेक करवा देती हूँ, ठीक है? तो मैं कैसे लेके चल रही थी, मैं इसमें जैसे मैं पहले भी बात बताई थी कि मैं जेंडर बेस पे लेके चल रही थी, ठीक है? तो मैंने ये लाइब्रेरी भी दूसरी ही यूज़ की, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं कर रही अभी। ये प्लॉटली की लाइब्रेरी है इंटरेक्टिव ग्राफ्स के। मैं इसमें ग्राफ के ऊपर जहाँ जहाँ क्लिक कर रही हूँ ना, तो जो जो वैल्यू है वो वहाँ वहाँ पे वैसे वैसे चेंज कर रहा है। एनी हाउ, मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे भी मैं कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डाटा फ्रेम जो लिया था वो सिर्फ जैसे टॉप 5 कंट्रीज है ना, ठीक है, सिर्फ उन्हीं टॉप 5 कंट्रीज को, और उसमें से सिर्फ जेंडर में मेल और फीमेल ले रही थी, बाकी सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हुई है, ठीक है? सिर्फ मेल और फीमेल, और कंट्री सिर्फ वो टॉप 5 वाले जो हमने निकाले थे ना वो, ठीक है? तो अब ये देखें, कंट्री कनाडा, तो उसके अंदर अब मैं जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ठीक है, कंट्री कनाडा, मेल और फीमेल कौन से हैं वो सेम उसी कंट्री के अंदर दो सर्कल्स में, दो रेडियसेस में बता रहे हैं, यानी जो मस्टर्ड है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पर्पल है वो वुमेन या फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो साथ साथ उसके काउंट के हिसाब से रेडियस बढ़ा है, और ये लोकेशन वाइज वर्ल्ड मैप पे जहाँ जहाँ पे लोकेशन में मतलब वो दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है? तो यानी ये वाला जो मैप में ये सिर्फ आया, तो ये इंडिया है, IND से, कंट्रीज इक्वल टू इंडिया, राइट? काउंट क्या है, 2179, और ये वुमन है, और इसी में ही कंट्री इंडिया ही कंट्री में मस्टर्ड वाले को अगर मैं देखूँ तो वो मेल मेल है, और वो 6487 समथिंग है। सो इस तरह से मैंने लाइक ये विजुअली रिप्रेजेंट इस तरह से भी करवा दिया है, और इसको मैं और भी मज़ीद डायनामिक कर सकती थी कंट्रीज को। सो इट डिपेंड्स। बेशक आप इसको बार प्लॉट से कर लें कंट्री को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, तो जैसे पहले वो काउंट प्लॉट सा था वैसे हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके। ओके, सो अभी तक जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कितना काम किया हुआ है? सर हुसनैन, आपने आपको इस यहाँ तक समझ आ रही है या इस पैटर्न को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत